मापन एवं मूल्यांकन, और ये भी ऐसा टॉपिक है जहां से आपके कम से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कहने का मतलब 3 और 3 6 प्रश्न हमारे मुट्ठी में होने चाहिए, किसी सूरत में गलत नहीं होने चाहिए। मापन मूल्यांकन में बहुत प्रश्न ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चन आपके शायद जो मैं पढ़ाऊं वहां से ना होके केवल विचार, केवल आपकी सोच के आधार पर हो, उसके अंदर ये उसमें भी हो सकता है उद्देश्य वाले भाग में, लेकिन उनसे संबंधित सारे सिद्धांत यहाँ हमारे पास आ जाएंगे। लाइनें अलग हो सकती है, आपको बस इसी बात को चेक करना है कि मैं उस चीज़ को समझकर उन थ्योरीज को पकड़ पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। लाइन में यदि छोटा सा परिवर्तन हुआ तो भी घबराने। अभी एक प्रश्न बच्चा जो मुझे मिला नहीं क्या प्रश्न है, निदानात्मक मूल्यांकन का कोई उद्देश्य का कोई प्रश्न था। मैं निदानात्मक जब आपको पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। उसमें आंसर उन्होंने उपरोक्त सभी दे रखा है। वो कह रहे कि सर केवल कठिनाई के कारणों का पता लगाना ही तो है, तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे कारणों का पता लगाना तात्पर्य है, तात्पर्य अलग बात है। वो पूछ रहा उद्देश्य पता लगाकर हम शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करेंगे, हम बच्चे को मतलब पाठ्यक्रम वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएगी, लिखी हुई है इसके अंदर आपके। उद्देश्य जो है वो बड़ा व्यापक होता है, उसके अंदर व्यापक का मतलब वो वाला नहीं। वहाँ पे तो हमने संकुचित समझ रखा था। यहाँ यही तो बात है, तकनीकी शब्दावली को सामान्य शब्दावली में समझना। ऑब्जेक्टिव एंड आपके मीनिंग, दो चीज़ें चलती है साथ साथ में, यहाँ चलेगी। मीनिंग एग्जैक्ट होता है, कोई भी चीज़ का हो वो एग्जैक्ट होगा। निदानात्मक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है, तो सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि अधिगम में होने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, कारणों को दूर करना उसका तात्पर्य नहीं है। ये बात सही है। लेकिन जैसे ही उद्देश्य पूछेगा, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो पता लगाना भी है और उसको दूर करना भी है। नहीं तो पता लगा के क्या करोगे, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दोगे। पता लगाने के बाद उससे करेंगे क्या, हम करेंगे यही ना कि उन कारणों को दूर किया जाए। तो उद्देश्य के अंदर बहुत सी चीज़ें समाहित हो जाती है। ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, ये मेंटल एक्टिविटी है आपकी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करना है कि उन क्वेश्चंस को समझें, उनकी प्रकृति को समझें, और समझ के आधार पर जब आप उत्तर देंगे तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चले मापन और मूल्यांकन। सबसे पहला है मापन। मापन का मतलब क्या है? मापन से तात्पर्य है कि किसी चीज को संख्या प्रदान करना या अंक प्रदान करना। तो मापन जो है वो संख्या प्रदान करने की, अंक प्रदान करने की, या प्रतीक प्रदान करने की, प्रतीक भी प्रदान कर देते हैं इसमें, प्रतीक प्रदान करने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये ध्यान रखना, अनौपचारिक नहीं होता है मापन, औपचारिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन अनौपचारिक हो सकता है, आकलन अनौपचारिक हो सकता है, मापन किसी सूरत में अनौपचारिक नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, औपचारिक होगा। तो संख्या प्रदान करने या प्रतीक प्रदान करने की एक औपचारिक प्रक्रिया है जो कि मूल्यांकन का एक भाग है। मूल्यांकन का एक क्या है, भाग है। ठीक है, मूल्यांकन का एक छोटा सा भाग है मापन। जैसे उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है, वैसे ही मापन मूल्यांकन का एक भाग है। अब यहाँ औपचारिक शब्द आया आपके सामने। औपचारिक है, अनौपचारिक है, क्यों है औपचारिक? औपचारिक का मतलब क्या है, कोई बताएगा? एक व्यक्ति, 2, यस, क्या बोल रहे हो? जिसमें समय और स्थान निश्चित हो। मतलब समय जरूरी थोड़ी है। मेरा मन किया आज मैं आपका एक मूल्यांकन करूं, मापन के माध्यम से करूंगा, मतलब सही है, ठीक है, बट एग्जैक्ट आप नहीं बोल पा रहे हैं। औपचारिक का मतलब यह है कि जो निश्चित व स्वीकृत नियमों के अनुसार हो रहे हो। अब उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, निश्चित समय स्थान जरूरी नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, मोदी जी जो है अमेरिका जब जाते हैं, यूएसए वगैरह जाते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होती है। तो जो राष्ट्रपति से वो मुलाकात होगी सरकारी,
एक तो वैसे ही डिनर कर रहे हैं वो बात अलग है। जो सरकारी मुलाकात होगी उसमें यहाँ से एजेंडा तय होगा, उसके अंदर यहाँ से बातें तय होगी कि तो मोदी जी आपको सिर्फ इन इन बातों पर बात करनी है, वहाँ पे मन की बात नहीं करनी है। तो ऐसे में मोदी जी के और बाइडेन के बीच में जो वार्ता हो रही है, आता है ना, मोदी जी और बाइडेन के बीच में औपचारिक वार्ता हुई, वो औपचारिक थी। फिर मोदी जी आए वापस, ट्रंप से मुलाकात करके वापस आए पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के घर जाके 2 मिनट गुफ्तगू करके आ गए। वो कौन सी थी? अनौपचारिक वार्ता थी। तो औपचारिक का मतलब स्वीकृत नियमों के अनुसार कुछ भी हो रहा है, मापन के अंदर कुछ भी कर रहे हो आप। मापन में किसी तथ्य के विभिन्न आयामों, किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को संख्या प्रदान करना या प्रतीक प्रदान करना मापन कहलाता है। कैसे? जैसे एक तथ्य है व्यक्ति, इसके 2 आयामों की बात करते हैं, एक इसकी ऊंचाई और एक इसका वजन। तो इसको हमने संख्या प्रदान की, इसकी ऊंचाई जो है वो 6 फीट है, इसका जो वजन है वो 90 किलोग्राम है। ठीक है। किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को संख्या प्रदान करना या अंक प्रदान करना या प्रतीक प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यहाँ पे जो ये 6 फीट 90 किलोग्राम कुछ भी आ रहा है, इनको मापने के लिए हमारे पास कुछ स्वीकृत नियम है ना। ऐसे नहीं मापेंगे कि हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक 6 फीट के आसपास है, लिख दो भाई 6 फीट। एक हमारे पास स्केल होगी, एक हमारे पास मीटर होगा, जो भी होगा उसके माध्यम से उसमें भी निश्चित नियम होंगे कि ये 1 इंच होगा, ये इसके अंदर इतने इंचों से ये फिट बनेगा। किलोग्राम वाले में भी वो निश्चित नियम होंगे। तो मापन में कुछ भी कर रहे हो निश्चित और स्वीकृत नियमों के अनुसार करोगे। क्लियर है? मापन को लेके बहुत सी परिभाषाएं हुई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक परिभाषा थी S.S. स्टीवेंस। S.S. स्टीवेंस साहब कहते हैं स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। तो स्टीवेंस साहब की परिभाषा में, परिभाषा देखो ऐसा है, ज़्यादा परिभाषा तो नहीं करेंगे हम, 4-4 5-5 करेंगे। यदि फंस गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगली बार एग्जाम में पहली बार यदि कोई आती है उसको अगली बार हम अपने इसका हिस्सा बना लेंगे। परिभाषाएं वैसे तो लगभग 100 के आसपास है, हम 5-7 याद करते हैं जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, कहीं ना कहीं पूछी गई है। अब नई यदि आ गई तो उसको अगली बार के लिए इंक्लूड किया जा सकता है मैक्सिमम। पूरी की पूरी परिभाषाएं ने तो आप याद कर सकते हो, नहीं याद करना चाहिए। जो कर सकते हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। परिभाषा याद करते समय ये ध्यान रखो, किसी में भी याद कर रहे हो आप, अपनी तरफ से कुछ उनके बीच में सामंजस्य, कोई साम्यता आप बिठाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं मिल जाती है। कोशिश करोगे तो मिलेगी पक्का। अपनी तरफ से कर लो। टीचर्स यदि आपको नहीं बता रहे हैं, खुद की तरफ से की हुई ज़्यादा मजबूत होती है। तो याद करने में हमें कुछ मूल तत्व जो हैं, एक तो बड़े भारी तत्व हैं, उनको ध्यान रखना। जैसे मापन की इस परिभाषा में स्वीकृत नियम सिर्फ इसी परिभाषा में आएंगे। स्वीकृत नियमों के अनुसार फिर दूसरी बात बोलता है अंक प्रदान करना। तो स्टीवेंस साहब 2 बात बोल रहे हैं, एक स्वीकृत नियमों के अनुसार, दूसरा अंक प्रदान करना। तो स्टीवेंस महोदय स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ऐसे आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने हैं। दूसरे हैं ब्रैडफील्ड एंड मोरडॉक। ब्रैडफील्ड एंड मोरडॉक, ब्रैडफील्ड एंड मोरडॉक जो है वो बात करते हैं प्रतीक प्रदान करने की। किसकी? इसमें एक ये शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रतीक प्रदान करना। अब देखो यहाँ पे मोरडॉक में हमारे मोर आ रहा है। मोर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है ना। तो राष्ट्रीय प्रतीक में से एक मोर भी है, इसलिए इन्होंने ब्रैडफील्ड को कहा कि देखो भारत में ये परिभाषा पॉपुलर हो जाएगी यदि हम इसको प्रतीक प्रदान करना बोल देंगे। तो बोल दिया।
ब्रैडफील्ड एंड मोरडॉक साहब ने क्या बोला? प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। एक परिभाषा आपकी आती है कर्लिंगर से पहले भी है क्या कोई और? वेस्ले, ओके। वेस्ले महोदय जो है वो ये कहते हैं कि मध्यमान, औसत, प्रतिशत आदि के रूप में व्यक्त करना ही मापन है। तो इनकी परिभाषा में ये मैथमेटिकल टर्म आ रही है, ये बीच की बात कर रहे हैं। वेस्ले महोदय मध्य की बात कर रहे हैं, बीच की बात कर रहे हैं, औसत की बात कर रहे हैं, प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, अनुपात की बात कर रहे हैं। इनके रूप में व्यक्त करना ही मापन है, ये बात कौन बोल रहे हैं? वेस्ले। ठीक है। एक आपके है कर्लिंगर। कर्लिंगर साहब कह रहे हैं वस्तुओं तथा घटनाओं को संख्या प्रदान करना ही मापन है। तो कर्लिंगर करगिल जैसा लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा। करगिल अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी क्या थी? घटना थी। वो युद्ध नहीं था, वो अपने आप में उसको युद्ध की श्रेणी में लिया ही नहीं जाता है, वो बहुत बड़ी घटना थी। तो घटनाओं के बारे में बात कर ली कौन से महोदय ने? कर्लिंगर ने। 4 परिभाषाएं जो आपको थोड़ी सी याद रहनी चाहिए, बाकी 2-3 और है, वो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। सामान्यतः मापन से परिभाषा आती नहीं है, अभी तक तो कभी आई नहीं है। तो जब अभी तक नहीं आई है, लगभग कभी आती भी नहीं है। मूल्यांकन से जरूर परिभाषा आती है। एक मूल्यांकन की परिभाषा वो हम जरूर 4 जगहों से परिभाषा आती है। मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और एक उपलब्धि परीक्षण। इन चारों की कोई ना कोई का नाम देके पूछी जा सकती है, यहाँ से नहीं पूछी जाती। फिर भी देख लो, ये 4 तो ध्यान रहनी चाहिए। सबसे पहले कौन थे? एसएस स्टीवेंस। स्टीवेंस साहब क्या बोल रहे हैं? स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना ही मापन है। उसके बाद हमने किसकी बात की थी? ब्रैडफील्ड एंड मोरडॉक। ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रतीक प्रदान करने की। फिर किसकी? वेस्ले, बीच की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? मध्यमान, औसत, प्रतिशतता, अनुपात आदि के रूप में व्यक्त करना ही मापन है। और अंतिम कौन थे? कर्लिंगर। क्या बोल रहे हैं? वस्तुओं तथा घटनाओं को संख्या प्रदान करना ही मापन है। ये बात कौन बोल रहे हैं? कर्लिंगर महोदय। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम मापन के स्तर। एस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 4 स्तर बताए हैं। 4 स्तर को देखो। सबसे पहला है नामित मापन, दूसरा है क्रमिक मापन, तीसरा है अंतरित मापन और चौथा है आनुपातिक मापन। नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतरित मापन और आनुपातिक मापन। क्या है ये? नामित मापन नाम से ही पता है आपको, ऐसा मापन जिसमें सिर्फ क्या प्रदान किया जाता है? नाम प्रदान किया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है। नाम प्रदान किया जाता है, जैसे कि आपको नाम प्रदान कर रखा है सेकंड ग्रेड मैथ्स बैच, ये मापन हो गया बस। सेकंड ग्रेड मैथ्स बैच, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए कॉलेज में ये नाम प्रदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक ग्रुप को नाम प्रदान करना ही मापन है। ये कौन सा हो गया? नामित। नामित मापन में जब इस प्रकार का नाम प्रदान किया जाता है तो सीधी सी बात है, ये सबसे कम परिष्कृत मापन होगा ना, सबसे कमजोर श्रेणी का मापन होगा, कम परिष्कृत मापन हुआ है। ओके।
इस मापन में गणितीय संक्रियाएं क्या क्या हो सकती है बताओ तो क्या? इसको बंद कर दो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय किताब में मत देखा करो, आधी चीज़ आपके दिमाग में वहाँ रहेगी कि ये यहाँ क्यों चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा। इसको बाद में जब मैं कहूँ तो किताब खोल लो, अदरवाइज किताब बंद रहनी चाहिए। खुद से भी तो सोचो ना, बताओ गणितीय संक्रियाएं क्या क्या हो सकती है? कला वर्ग में से विज्ञान वर्ग को घटा सकते हो, जोड़ सकते हो? नहीं। तो गणितीय संक्रियाएं होती नहीं है, इसमें कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं होती है। क्लियर है? दूसरा है क्रमिक मापन, इससे थोड़ा सा ऊपर का मापन है। क्रमिक मापन में हम क्या प्रदान करते हैं? क्रम प्रदान करेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, औसत है, श्रेष्ठ है, इस प्रकार से जो क्रम प्रदान करते हैं वो कौन सा मापन हुआ? क्रमिक मापन। क्रमिक मापन में कौन कौन सी संक्रियाएं हो सकती है? सेकंड रैंक में से फर्स्ट रैंक को घटा सकते हो? नहीं ना। थर्ड रैंक में से फर्स्ट रैंक घटा सकते हो? नहीं। तो फिर कौन सी गणितीय संक्रिया हो गई? से बड़ा और से छोटा। फर्स्ट जो है वो सेकंड से बड़ा होगा, थर्ड जो है वो सेकंड से छोटा होगा, औसत जो है वो श्रेष्ठ से छोटा होगा, औसत जो है वो पिछड़े से बड़ा होगा। तो गणितीय संक्रियाएं दो ही प्रकार की होगी, वो कौन कौन सी? से बड़ा और से छोटा। क्लियर है यहाँ? ओके। अंतरित मापन। अंतरित मापन में मापन करते समय जो अंकों के बीच का अंतराल है वो समान रहता है, समान अंतराल है। इसको मैं समझाऊंगा नहीं आपको गहराई से, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, एक क्लास लग जाएगी अपने आप में उसको समझाऊंगा। तो आप तो सिंपल सा जो मैं याद करने के दृष्टिकोण से बताऊंगा, जो कि गलत है। मैं जो बता रहा हूँ वो सिद्धांत गलत है, वो सिद्धांत एक्चुअल में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो याद करना है तो याद कर लो। वो सिद्धांत आपसे ज़िंदगी में कभी नहीं पूछेगा कहीं पे भी। तो थ्योरी आप मत समझना कि सर आपको समझ आएगी भी नहीं, कहीं भी जाके भी कहीं नहीं आएगी। मुझे भी कम से कम 24 घंटे लगे थे इसको समझने में, तो दिक्कत वैसे भी नहीं है। यदि मैं आपको बताता नहीं तो आप उसको बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए सत्य मान लेते, जबकि वो सत्य है नहीं जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन चूंकि हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो हमें पता रहना चाहिए। अंकों के बीच का अंतराल समान है का मतलब यहाँ पे आप याद करने के दृष्टिकोण से ये समझ लेना, जैसे इसके अंदर आपको ग्रेड प्रदान की जाती है 70 से 80, 71 से 80, 61 से 70, इस प्रकार से। तो अंतराल का बीच का अंतराल जो है, जबकि ये है नहीं, ये है ऐसे जैसे 55 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं। आपके जो भी शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षण के अंदर मापन यहीं पे आके खत्म हो जाता है। अंतरित मापन अंतिम है। यहाँ पे भी हम कर रहे थे बीए, बीकॉम, बीएससी वाली बात कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं आपकी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। और ये शिक्षण के अंदर मापन जो है वो सिर्फ इधर इधर चल रहा है। ये आती भौतिक राशियों का मापन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। फिजिक्स के अंदर जो वो मापन करते हैं जहाँ जैसे जिसका शिक्षा मनोविज्ञान में कोई योगदान नहीं है, शिक्षण प्रक्रिया में हमारी जनरली उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। ये बहुत वैज्ञानिक प्रकार का मापन, और वैज्ञानिक मापन को शिक्षण प्रक्रिया में काम में नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे अंकों के बीच का अंतराल सेम रहेगा, सभी के साथ समानता रहेगी। तो सामान्यतः आप इसी में समझ लो इसको। इस प्रकार से जो ये ग्रेडिंग दी जाती है ए बी, इस प्रकार से ये जो अंकन दिया जाता है, ये कौन से मापन में दिया जाता है? मुख्य रूप से अंतरित मापन में। ठीक है। अंतरित मापन जो है इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। एक भी ये बात ध्यान रखना, निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? इतना मतलब समझो, जब निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं है, इसलिए किसी के सापेक्ष हम यहाँ पे मापन करते हैं कि मेरे यदि 0 नंबर आए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ज्ञान बिल्कुल नहीं है। मेरे 0 नंबर का मतलब ये है कि इसके जो 10 नंबर आए हैं, इसके सापेक्ष मुझे जो है वो ज्ञान 0 है। किसी दूसरे विद्यार्थी के सापेक्ष आपका मापन यहाँ पे किया जाता है। सापेक्ष मापन होता है। 0 का मतलब वो 0 नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं है। आनुपातिक मापन में 0 है, इसका मतलब इस दुनिया में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं है। 0 का मतलब ये है। यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान एग्जिस्ट ही नहीं है। ज्ञान हो सकता है कि हो, लेकिन किसी के सापेक्ष ज्ञान आपका 0 है। इसलिए इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु
नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के मापन में जो आपके गणितीय संक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है? प्लस और माइनस। समझ रहे हैं? याद करने के दृष्टिकोण से समझना, अंतरित मापन के अंदर अंकों के बीच का अंतराल क्या होता है? समान होता है। सामान्यतः जैसे किस प्रकार का मापन, ग्रेडिंग वगैरह जो दी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान में या शिक्षण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला मापन कौन सा है? अंतरित मापन। ठीक है। इस प्रकार के मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है तथा इसके अंदर गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? प्लस और माइनस। अब बात करते हैं आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन वो मापन होता है जो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ऐसा मापन वैज्ञानिक होने की वजह से यथार्थ होगा, शुद्ध होगा। सामान्यतः भौतिक राशियों का जो मापन किया जाता है वो आनुपातिक मापन के द्वारा किया जाता है। और जब शुद्ध होगा इसका मतलब ये सर्वाधिक परिष्कृत मापन होगा। सर्वाधिक परिष्कृत मापन कौन सा होगा? आनुपातिक मापन। इस मापन में निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है। निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है तथा इसके अंदर सभी प्रकार की प्लस माइनस गुणा भाग सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव है। ठीक है। स्टीवेन साहब ने मापन के कितने स्तर बताए हैं? 4। सबसे पहला कौन सा? नामित, उसके बाद क्रमिक, उसके बाद अंतरित, उसके बाद आनुपातिक। नामित मापन में क्या प्रदान करते हैं? नाम, केवल नाम प्रदान करते हैं, इसलिए ये कैसा मापन है? सबसे कमजोर मापन है, गणितीय संक्रियाएं नहीं पाई जाती। उसके बाद में कौन सा आ गया? क्रमिक। क्या प्रदान करोगे? क्रम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस प्रकार के मापन में गणितीय संक्रिया कौन सी होगी? से बड़ा और से छोटा। उसके बाद में कौन सा आ गया? अंतरित। अंतरित मापन में अंकों के बीच का अंतराल समान, निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं पाया जाता। जैसे ग्रेडिंग हमारे प्रदान की जाती है, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक काम में आने वाला मापन है। इस प्रकार के मापन में गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी है? प्लस और माइनस। उसके बाद किस में चले? आनुपातिक मापन में। कैसे बनाया जाता है? वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाता है, इसलिए क्या होगा? सबसे परिष्कृत मापन होगा। सबसे कमजोर श्रेणी का मापन कौन सा है? नामित। सबसे परिष्कृत कौन सा है? आनुपातिक। सामान्यतः कैसी चीजों को मापता है? भौतिक राशियों का मापन करता है। इसमें निरपेक्ष शून्य बिंदु पाया जाता है तथा सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव है। क्लियर है? अब देखो मापन के कार्य, सबसे पहला है साफल्य बताना, निदान करना और भविष्यवाणी करना। 3 मुख्य कार्य माने जाते हैं। मापन के आधार पर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति किस फील्ड में कितना सफल है। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं गणित के अंदर, ये जबरदस्त है। गणित में 90 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब गणित में गजब है। इतिहास में 90 आ रहे हैं, इसका मतलब इतिहास में ज़बरदस्त है। तो किसी फील्ड के संबंध में उसकी सफलता के बारे में बता सकते हैं कि वो कितना आगे जाके सफल होगा या कितना वर्तमान में सफल है। यदि अंक कम है तो हम निदान की बात करेंगे यहाँ पे। यदि किसी के मापन से नंबर कम प्राप्त हो रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ इसके अधिगम में कठिनाई है। अधिगम में कठिनाई है तो कठिनाई के कारणों को जानने का फिर हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो मापन का कार्य ये भी है कि उससे पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के अंकों में कमी है, उसके आधार पर उसका निदान किया जा सके और निदान के आधार पर आगे क्या किया जा सके, उसका उपचार किया जा सके। मापन के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस फील्ड में क्या करके क्या करेगा, कितना कितना काम करेगा। यदि मापन में उसके अच्छे अंक प्राप्त हो रहे हैं, हर चीज़ अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब भविष्य में वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। तो वो जो भी भविष्यवाणी आप कर सकते हैं वो इसके माध्यम से कर सकते। और भी छोटे मोटे बहुत से कार्य हैं, ये आप अपने आप कर लोगे। अगला हम देखते हैं दूसरा पार्ट, आकलन, असेसमेंट। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट का मतलब है सूचनाओं का संकलन
और ये सूचनाओं का संकलन इसलिए किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, किसी के बारे में निर्णय प्रदान किया जा सके, ये ध्यान रखना। लेकिन मूल जो तात्पर्य है वो क्या है, आकलन का सूचनाओं का संकलन। विद्यार्थी के संबंध में निर्णय प्रदान करने के लिए उसके संबंध में सूचनाओं को एकत्रित करना या सूचनाओं का संकलन करना ही क्या कहलाता है, आकलन के लिए। प्रश्न पूछा हुआ है कि विद्यार्थियों के संदर्भ में निर्णय प्रदान करने के लिए सूचनाओं का एकत्रण करना क्या कहलाता है, मापन, मूल्यांकन, आकलन, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आंसर इसका, आकलन, केवल आकलन होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, आकलन का मूल मतलब यही है कि सूचनाओं का संकलन करना। अब देखिए, ये जो आकलन हम करेंगे, सूचनाओं का संकलन जो हम करेंगे, उसके बहुत से प्रकार हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो आकलन के जब विभिन्न प्रकार आप समझोगे तो सारी चीजें समझ पाओगे। सबसे पहला है आधार रेखा आकलन। चीजें समझने वाली शुरू हो रही है, पूरी तरीके से ध्यान देना। यहां पे आधार रेखा आकलन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बेस लाइन असेसमेंट। इसका दूसरा नाम है स्थापन आकलन, स्थापन आकलन या नियोजन आकलन, प्लेसमेंट असेसमेंट। स्थापन आकलन या नियोजन आकलन यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट। मतलब क्या है इसका, समझो इसको। आकलन का मतलब पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी के संबंध में हमें सूचनाओं का संकलन करना है। कैसे करते हैं सूचनाओं का संकलन? सबसे पहले बच्चा जब स्कूल में आता है, वो एडमिशन ले रहा है, तो उस समय हमें इस बात को जानना है कि बच्चे का अधिगम स्तर कितना है, कितना बच्चे को ज्ञान है। क्या वो तीसरी क्लास में हम उसको बिठा रहे हैं, क्या उसको दूसरी क्लास तक का ज्ञान पूरा है ताकि वो तीसरी क्लास के शिक्षण को आराम से ग्रहण कर सके? ऐसा करते हैं ना। यदि उसको दूसरी क्लास तक का भी ज्ञान नहीं है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको या तो पहले 15-20 दिन का शिक्षण करवाया जाए, उसके बाद में तीसरी क्लास में बिठाया जाए, या फिर उसको हम उनके गार्जियंस को हम बोलते हैं कि बच्चे को हो सकता है एक बार आप दूसरी क्लास में बिठा लो, आगे यदि वो कर पाएगा तो फिर हम उसको 3rd या 4th क्लास में एक क्लास अप करके बिठा देंगे। ऐसा जनरली ऐसा एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो यही होता है। अच्छा, बच्चे के अधिगम स्तर को पहले जानना जरूरी है। यदि आप नहीं जानेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 8वीं क्लास में या 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में बच्चा आया है, हमने उस कक्षा के स्तर से अधिगम करवाना शुरू करवा दिया, बच्चे का स्तर उतना है नहीं, तो वो किसी सूरत में इस लर्निंग गैप को पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इसके 20 का जो नॉलेज है वो नहीं है, 20 का जो लर्निंग गैप है वो पूरा नहीं है। वो सीख नहीं पाएगा तो उसको आगे के शिक्षण करवाने का और उसके आगे के मूल्यांकन या आकलन करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में बच्चे के बेस को जानने के लिए, उसके आधार को जानने के लिए कि वो है क्या, वो है कितना, उसके शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले, शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले बच्चे के अधिगम स्तर को जानने के लिए जो आकलन किया जाता है, अधिगम स्तर को जानने के लिए जो आकलन किया जाता है वो कौन सा है? आधार रेखा आकलन या स्थापन आकलन। यदि हमें पता चला कि बच्चे का अधिगम स्तर ठीक है तो हम उस क्लास में उस बच्चे को क्या कर देंगे? स्थापित। उस क्लास में उस बच्चे को क्या कर देंगे? नियोजित, क्योंकि हमने जान लिया है कि बच्चे का आधार कैसा है, ठीक है, नाम ही है सब कुछ। तो आधार रेखा आकलन बच्चे का आधार जानने के लिए किया जाता है ताकि उस क्लास में बच्चे को स्थापित किया जा सके, नियोजित किया जा सके, उसका प्लेस जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्लेसमेंट असेसमेंट। ओके, ठीक है। अब देखिए, जिन कक्षाओं में CCE चलता है, हमारे यहाँ पे राजस्थान में 1 से 5 की सभी स्कूल जो सरकारी स्कूल है उनमें CCE चलता है। CCE जिनमें चल रहा है उसके अंदर मान लो एक स्कूल है ये और एक स्कूल है ये। इस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है 4थी क्लास में और उसके 70% अंक आए हैं, और ये स्कूल CCE के तहत संचालित है और ये भी स्कूल CCE के तहत संचालित है। बच्चा इस स्कूल से इस स्कूल में जाना चाह रहा है 5वीं क्लास में, ठीक है।
तो 5वीं क्लास में जब इस स्कूल में जाएगा तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम उसका आधार रेखा आकलन करें। पिछली कक्षा का अंतिम योगात्मक आकलन जो है, अंतिम योगात्मक आकलन है, उसी को आधार मानते हुए उस कक्षा में उस बच्चे को स्थापित किया जा सकता है। तो यदि दोनों स्कूलें सीसीई से संचालित हैं, ऐसे में पिछली कक्षा के अंतिम योगात्मक मूल्यांकन को आधार मानते हुए उस बच्चे को स्थापित किया जा सकता है। अलग से आधार रेखा आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70% आ रहा है, इसका मतलब उसको उसका इतना नॉलेज है। समझ रहे? ओके। आधार रेखा आकलन कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले। किस बात को जानने के लिए किया जाता है? बच्चे के अधिगम स्तर को, ताकि उसका शिक्षण उसके अधिगम स्तर के अनुसार शुरू किया जा सके। ठीक है? ओके। चलो मान लो हमने बच्चे का आधार का आकलन कर लिया है, हमें पता चल गया है कि अधिगम स्तर क्या है, तो अब उसका शिक्षण शुरू कर दिया हमने। शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात जो आकलन होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने के बाद कंटिन्यूअसली, लगातार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो बच्चे का आकलन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? निर्माणात्मक, रचनात्मक, संरचनात्मक, अलग अलग नाम हो सकते हैं। अंग्रेजी में एक ही नाम क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो, समझो इसको। ये कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। प्रश्न यही पूछे जाते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के। अभी रीट में यह प्रश्न पूछा गया था कि सत्र की समाप्ति पर कौन सा आकलन किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यह आकलन किया जाता है, नंबर 1। अब जब दौरान करेंगे, समझना इसको अच्छे से। दौरान का मतलब, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान कम से कम मैंने आपसे, जैसे बीच में एक बार 10 क्वेश्चन दिए थे ना, बीच में कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चंस लिखवा के आपसे पूछ रहा हूँ, खुद से आपसे बुलवा रहा हूँ, कोई एक ऐसा शब्द दे रहा हूँ कि आप खुद बताओ क्या होगा। तो ये मैं प्रक्रिया के दौरान, मुख्य रूप से अनौपचारिक रूप से होता है, ये औपचारिक नहीं है। ये प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में बच्चे के अधिगम स्तर को जानने के लिए कि वो किस प्रकार से अधिगम कर रहा है, कितना अधिगम कर रहा है, अधिगम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इस बात को जानने के लिए जो आकलन किया जा रहा है वो कौन सा होगा? रचनात्मक। मुझे यदि ये पता चला कि आपकी क्लास में उन 11 क्वेश्चन में से लगभग 90% बच्चों ने 4 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं किए हैं, तो मुझे ये लगेगा कि बच्चे सही से सीख नहीं पा रहे हैं। लगेगा ना? आप में से लगभग 90% ने 9 से ज़्यादा प्रश्न ठीक किए, तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, शिक्षण ठीक से चल रहा है। लेकिन जैसे ही 4 से कम वाले 90% बच्चे हुए तो शिक्षण ठीक से नहीं चल रहा है। जब शिक्षण ठीक से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब बच्चों के अधिगम में क्या आ रही है? कठिनाई। अधिगम में कठिनाई आ रही है, यह हमें बीच में ही पता चल गया। अधिगम में कठिनाई आ रही है, इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा कि अधिगम में कठिनाई का कारण क्या है। बीच में ही करेंगे हम आपका। अधिकतर बच्चों के अधिगम में कठिनाई आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है भाई? या तो ये कारण हो सकता है कि शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, शिक्षण विधियां ठीक से नहीं आ रही है, या ये कारण हो सकता है कि बच्चों ने इससे पहले का कोई एक ऐसा बेस है जो उसका क्लियर नहीं है, इस वजह से आगे की चीज़ें नहीं सीख पा रहे। बहुत से कारण हो सकते हैं। कोशिश करेंगे हम जानने की आपके अधिगम में कठिनाई का कारण क्या है, और जैसे ही हमें पता चलेगा तो सबसे पहले हम उसका आपका क्या करेंगे? उपचार। अधिगम में होने वाली उन कठिनाइयों के कारणों को दूर करके आपको सही से अधिगम करवाएंगे ना? तो कहने का मतलब, रचनात्मक आकलन की प्रकृति कैसी है? निदानात्मक तथा उपचारात्मक। ठीक है? रचनात्मक आकलन में यदि हमने इतनी चीजें अपनाई है, इसका मतलब हमारी शिक्षण प्रक्रिया में क्या हुआ है? सुधार। तो रचनात्मक आकलन क्या करता है? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। यदि टीचर की शिक्षण विधि सही नहीं है, हो सकता है कि बहुत से बच्चे इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं कि टीचर की शिक्षण विधि ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे ना। देखो, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को अधिगम हो, ताकि बच्चे सीखें।
बच्चों का निर्माण हो, कंस्ट्रक्शन हो, फॉर्मेशन हो उनका, इसीलिए किया जा रहा है ना, बीच में किया जा रहा है। यदि हमें बीच में ही पता चल गया कि एक तो हम आपको पढ़ाते रहता, मैं चुपचाप आप पढ़ते रहते, मैं बोलता कोई बीच में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं भी नहीं पूछूंगा, लास्ट के अंदर मैं सब कुछ पढ़ा के चला गया, फिर एक पेन पेपर जो आपका टेस्ट हुआ उसमें आगे कुछ के 30% आ रहे हैं, कुछ के 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, क्या वो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी है? नहीं। उस शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र में कौन है? शिक्षक। विद्यार्थी की भूमिका क्या है? जीरो। यहां पे बीच बीच में आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बीच बीच में आपसे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, आपकी तरफ से भी मान लो कोई प्रश्न आ रहा है तो उसको ले रहा हूं, कोशिश करूंगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ये इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। किस प्रकार के आंकलन में? रचनात्मक आंकलन में। इसका मतलब इसके केंद्र में क्या हुआ? विद्यार्थी। कौन हो गया केंद्र में? विद्यार्थी। विद्यार्थी के द्वारा हमें तुरंत क्या मिल रहा है? फीडबैक, कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, सही से प्रक्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है। और फीडबैक के आधार पर हम शिक्षण की प्रक्रिया और शिक्षण की विधियों में क्या करेंगे? सुधार। ठीक है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण आंकलन माना जाता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि आंकलन की प्रक्रिया को योगात्मक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? रचनात्मक किया जाए, निर्माणात्मक किया जाए। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आंकलन किया जाए। और सेनेटरी महोदय ने इस आंकलन को इसी वजह से क्या बोला है? सेनेटरी महोदय ने रचनात्मक आंकलन को सूक्ष्म आंकलन की संज्ञा दी है। सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ? छोटा आंकलन है। बताओ देंगे, इतने जबरदस्त आंकलन को सूक्ष्म आंकलन कैसे बोल दिया? कोई भी पीछे से हाथ खड़े होते हैं तो भी मुझे पता नहीं चलता है। कोई है बताएगा इसको? भाई इतना अच्छा आंकलन है, सेनेटरी साहब को क्या दिमाग में आई कि उसको सूक्ष्म आंकलन बोला? एक दो बता रहे हैं आगे वाले तो, और कोई? हाँ, अब बार 20 में से आया, बताओ देखें। गहन, ठीक है, ठीक है, कोशिश ठीक है। और कोई? सूक्ष्म का मतलब सामने से कोई बता रहा था क्या? हाँ बताओ, कोई दिक्कत? बेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया कि बच्चे की छोटी से छोटी बात का आंकलन करता है, ये माइक्रो लेवल पर जाकर आंकलन कर रहा है। मोटा मोटा आंकलन नहीं कर रहा है कि बच्चा क्या है। बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, इस बात का भी आंकलन कर रहा है। कौन से बच्चे सीख पा रहे हैं, कौन से नहीं सीख पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं, शिक्षण विधि में दिक्कत है, कहां दिक्कत है। तो एकदम वो कहते हैं ना, चीर फाड़ करके छोटा आंकलन उसका कर रहा है। ये माइक्रो लेवल पर जाकर आंकलन कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सूक्ष्म आंकलन या माइक्रो असेसमेंट। और जो योगात्मक आंकलन है उसको सेनेटरी महोदय ने क्या बोला है? मैक्रो असेसमेंट। वो कहते हैं मोटा मोटा आंकलन हो रहा है बच्चे का। तो मैक्रो शब्द भारी नहीं होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो ज़्यादा प्रभावी इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो का मतलब मोटे मोटे रूप से पूरे देश की इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो का मतलब गहराई से इकोनॉमिक्स के एक एक बिंदुओं को समझना। समझते हैं? तो रचनात्मक आंकलन को सेनेटरी महोदय ने सूक्ष्म आंकलन की संज्ञा दी। बताओ देखिए, रचनात्मक आंकलन कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसके अंदर इसकी प्रकृति कैसी है? निदानात्मक। प्रकृति कैसी है? उपचारात्मक। इसमें बच्चों से क्या प्राप्त हो रहा है? फीडबैक। फीडबैक के आधार पर क्या करेंगे? शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, शिक्षण की विधियों में सुधार। ठीक है, अगला आता है आपका योगात्मक आंकलन। योगात्मक आंकलन को संकलनात्मक आंकलन भी बोल देते हैं। बहुत से नाम आ सकते हैं, अंग्रेजी में एक ही नाम आएगा, समेटिव असेसमेंट। योगात्मक आंकलन का मतलब यह है कि शिक्षण प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात
समाप्त होने के पश्चात। अब शिक्षण प्रक्रिया 3 रूप से समाप्त होती है, देखो ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं आपको मापन मूल्यांकन की और ये 2 यूनिट पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, तो मैं इकाई आपको पढ़ा के पूरा चला गया, तो एक कब हो सकता है? ये इकाई की समाप्ति पर, ठीक है। एक आपके जैसे मान लो 3 महीने तक लगातार कोर्स चल रहा है, 3 महीने बाद में जो कुछ 3 महीने में पढ़ाया उसका एक टेस्ट लेना है, तो एक सत्र, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, ये जो सत्र समाप्त होते हैं, तो दूसरा क्या हो गया? सत्र की समाप्ति पर, ठीक है। और तीसरा है पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम हो गया, पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। तीनों में शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो रही है किसी न किसी रूप में। तो इकाई की समाप्ति पर या सत्र की समाप्ति पर या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर हमें इस बात को जानना है कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है, बच्चे ने क्या सीखा है, जो हमने उसे पढ़ाया है उसके द्वारा उसने क्या सीखा है। क्या सीखा है, इस बात का आकलन कौन सा है? योगात्मक। बच्चा क्या सीख रहा है, इस बात का आकलन कौन सा है? रचनात्मक। समझ रहे हैं? तो ये आकलन कब किया जाता है? इकाई की समाप्ति पर। कब किया जाता है? सत्र की समाप्ति पर। कब किया जाता है? पाठ्यक्रम की समाप्ति पर। एक प्रश्न पूछा हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो किस प्रकार का आकलन होगा? कैसा होगा? योगात्मक। वार्षिक परीक्षा कैसा होगा? योगात्मक, ठीक है। योगात्मक आकलन मुख्य रूप से परंपरागत आकलन होता है। योगात्मक आकलन के अंदर हमें शिक्षण विधियों में सुधार करने के अवसर नहीं मिलते ना। हमने बच्चों को पूरे साल भर पढ़ाया, अंत में एक परीक्षण ले लिया। इसके अंदर हमें इसके अंदर व्यापकता नहीं होती है। व्यापकता किस बात की नहीं होती है? बच्चों को अवसरों की व्यापकता नहीं मिलती। कोई एक दिन बच्चे का खराब हो सकता है, उस दिन हो सकता है वो बीमार हो, इस वजह से नंबर ठीक नहीं आए, लेकिन हमने तो कह दिया कि नहीं ये बच्चा होशियार नहीं है, इसका जो है वो श्रेणी ठीक नहीं है, क्योंकि इसके टेस्ट में नंबर ठीक नहीं आए। तो योगात्मक आकलन में बच्चे को अवसर प्रदान नहीं किया जाता। मूल्यांकन का अवसर जब नहीं मिले, रचनात्मक में 20-20 में पूछते रहते हैं, एक दिन वो नहीं बताएगा, दूसरे दिन बताएगा, 5वें दिन बताएगा, तब हमें पता चलेगा नहीं बच्चा होशियार है। तो बच्चे के बारे में वास्तविक स्थितियां हमें पता चलती रहती। इसीलिए सामान्यतः जितने भी प्रकार के आयोग हैं उन सभी ने ये कहा है कि योगात्मक आकलन को कम किया जाए। बाह्य परीक्षा जो होती है वो पूरी पूरी कौन सी होती है? योगात्मक आकलन वाली होती है। बाह्य परीक्षाओं को कम किया जाए, आंतरिक जांचों को बढ़ाया जाए। ये सभी आयोगों की एक रिपोर्ट है, ठीक है। योगात्मक आकलन में एक चीज ध्यान रखना, आपके पास शब्द आएंगे, मैं अभी देखो लिख रहा हूं, बताओ देखें। शिक्षा प्राप्ति का आकलन, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। अधिगम का आकलन, शैक्षणिक उत्पादन का आकलन, बताओ शिक्षा प्राप्ति का आकलन कौन सा आकलन होगा? योगात्मक है या रचनात्मक है? रचनात्मक है। कितनी शिक्षा प्राप्त की है इस बात का आकलन क्या होगा? योगात्मक है। नाम से देखो, शिक्षा प्राप्ति का आकलन योगात्मक होगा। अधिगम का आकलन, बच्चे ने कितना अधिगम किया है इस बात का आकलन क्या होगा? यह भी क्या होगा? योगात्मक होगा। शैक्षणिक उत्पादन का आकलन, जो हमने पढ़ाया उससे एक्चुअल में बच्चों को कितना प्रोडक्शन हुआ है, कुल मिला के बच्चे ने कितना सीखा है, इस बात का आकलन क्या होगा? योगात्मक। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कैसे ही पूछ सकता आपसे। कहीं पे भी ये नहीं लग रहा है ना कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हो रहा है, कहीं लग रहा है कि इन शब्दों में नहीं लग रहा है ना। शिक्षा प्राप्ति का यानी कि शिक्षा पूरी होने के पश्चात कितनी शिक्षा प्राप्त की है। अधिगम का यानी कि पूरा पढ़ाने के बाद बच्चे ने कितना अधिगम किया है। अधिगम के लिए यदि आता तो क्या हो जाता? रचनात्मक। ये भी समझाऊंगा अभी। फिर कह रहा है शैक्षणिक उत्पादन, यानी कि शिक्षा पूरी होने के बाद कितना उत्पादन हुआ है। ऐसे शब्द अलग अलग तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो रही है या नहीं हो रही है। कर लोगे? चलो,
एक कथन है, सेनेटरी महोदय ने इसको क्या बोला है, वृहत आकलन की संज्ञा दी है। एक कथन है रॉबर्ट स्टेक का, बहुत फेमस कथन है। रॉबर्ट स्टेक साहब कहते हैं कि रसोइया जब सूप चखता है, रसोइया जब सूप चखता है तो यह अतिथि जब सूप चखते हैं, अतिथि जब सूप चखते हैं तो यह खालिस्तान है। यह प्रश्न ऐसे आ गया, बताओ खालिस्तान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रसोइया जब सूप चखता है तो ये क्या है, रचनात्मक है। अतिथि जब सूप चखता है तो ये क्या है, योगात्मक है। सूप बनाने के दौरान रसोइया सूप चखेगा कि कितना ये तीखा है, इसके अंदर नमक है कि नहीं है, इसके अंदर मसाला ठीक से पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, सूप बनाने के दौरान चख रहा है। यदि उसको लगा कि नहीं सूप में नमक ठीक नहीं है, मसाला ठीक नहीं गिरा है, तो तुरंत उसका क्या कर देगा, उसमें सुधार। तो सुधार का अवसर कहाँ मिल रहा है, रचनात्मक में। एक बार सूप को परोस दिया और अतिथि के सामने ले गए, अब जैसा भी अतिथि बोलेंगे अच्छा है या बुरा है, सिर्फ इतना ही बोलेंगे ना, तो ये क्या है, सूप बनने के पश्चात, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सुधार के अवसर मिल रहे हैं क्या, नहीं। तो ये क्या हुआ, योगात्मक। ठीक है, 3 प्रकार के आकलन आपके हो गए। सबसे पहले हमने कहा बच्चा क्लास में आया, स्कूल में आया, स्कूल में उसको एडमिशन करना है, तो शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले बच्चे के अधिगम स्तर क्या है, कितना है, इस बात को जानने के लिए कौन सा आकलन किया था, आधार रेखा। आधार रेखा आकलन के आधार पर बच्चे को क्लास में क्या किया, स्थापित। बच्चे को क्लास में क्या किया, नियोजित। बच्चा क्लास में नियोजित हो गया, स्थापित हो गया, उसके बाद में शिक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो आकलन चल रहा था वो कौन सा था, रचनात्मक। रचनात्मक आकलन में पता चल रहा है कि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से अधिगम की कठिनाइयों का कारण पता चलने के बाद क्या करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब रचनात्मक आकलन की प्रकृति कैसी, नैदानिक तथा उपचारात्मक। उसके अंदर हमें पता चला कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है, शिक्षण विधियां ठीक नहीं है, तो बच्चों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फीडबैक। फीडबैक के आधार पर क्या करेंगे, शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई, इकाई की समाप्ति पर, सत्र की समाप्ति पर या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर जो आकलन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन किसका आकलन है, शिक्षा प्राप्ति का आकलन, शैक्षणिक उत्पादन का आकलन, अधिगम का आकलन। सेनेटरी महोदय ने योगात्मक आकलन को क्या बोला है, वृहत आकलन। रचनात्मक को क्या बोला है, सूक्ष्म आकलन। ठीक है, और अंतिम आकलन आपका है वो है नैदानिक। इसको अलग से पढ़ेंगे हम। नैदानिक का मतलब ये होता है कि अधिगम में होने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता करना। अधिगम में होने वाली कठिनाइयों के कारणों को जानना, कारणों को जानना, ये ध्यान रखना। नैदानिक का समझा देता हूं, यही एक मतलब समझा देता हूं, समझो, शब्दों के अर्थ समझना बहुत जरूरी है। निदान जो है, नैदानिक, डायग्नोस, आप देखते हैं ना, डायग्नोस्टिक सेंटर ऐसे लिखा हुआ होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये इसका इंग्लिश नाम है। देखो, जब डॉक्टर के पास एक बच्चा जाता है, एक व्यक्ति जाता है कि पेट में दर्द हो रहा है, एक प्रश्न आया हुआ, मैं प्रश्न बताता हूं, पहले उसका बताओ आप आंसर क्या होगा, उसके बाद देखते हैं। प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, चिकित्सात्मक शिक्षण, चिकित्सात्मक शिक्षण से तात्पर्य है, ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी उपचार, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। अभी तो पूछ रहा हूं, ऑप्शन ए के पक्ष में कितने लोग हैं, हाथ खड़े करना। कोई नहीं है। ऑप्शन बी, लंबे हाथ खड़े करो, देखिए अच्छी बात है। ऑप्शन सी के पक्ष में हाथ खड़े करो, भारी मात्रा है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था उसके अंदर आंसर आपका क्या था,
बी, उपचार, केवल उपचार। कैसे समझो इसको? देखिए, नैदानिक का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उसको कहता है कि दर्द क्या है, वो किस वजह से हो रहा है, पहले इसको जानना जरूरी है। डॉक्टर उसके जांच लिखता है कि आप एक काम करो, डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाओ और एक जांच करवा के आओ कि पेट में दर्द होने का कारण क्या है। तो ये यहाँ से जाता है व्यक्ति डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाके और जांच करवाता है। ये सिर्फ जांच करके ये बताता है कि आपके पेट में दर्द का कारण पथरी है, इतना बताता है, इतना ही बताता है। वो वहाँ इलाज थोड़ी कर रहा है, आपका नहीं कर रहा ना। निदान शब्द, निदान अंग्रेजी शब्द डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक सेंटर पे सिर्फ इतना पता चलता है कि पेट में दर्द का कारण क्या है। फिर से ये डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर को दिखाता है कि सर ये दर्द का कारण ये है, देख लो। तो पथरी का डॉक्टर अब क्या कर रहा है? उपचार कर रहा है, इलाज कर रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उपचार। डायग्नोस्टिक सेंटर पे क्या होता है? निदान। ऐसे ही हमारे शिक्षण में अधिगम्य कठिनाई आ रही है, तो सबसे पहले अधिगम्य कठिनाई आने का कारण क्या है? कारणों का यदि पता लगा रहे हैं तो वो कौन सा परीक्षण हुआ? नैदानिक। जैसे ही हमें कारणों का पता चला कि इस वजह से अधिगम्य कठिनाई आ रही है, तो उन कारणों को दूर करने के लिए जो शिक्षण प्रदान किया जाता है वो क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। हमेशा ध्यान रखना, नैदानिक हमेशा परीक्षण होता है, शिक्षण नहीं होता है। उपचारात्मक हमेशा क्या होगा? शिक्षण होगा, परीक्षण नहीं होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया था, चिकित्सात्मक शिक्षण जो है वो किसको बोला जाएगा? तो नैदानिक तो परीक्षण था, ये नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण बिल्कुल है। ए वे बी हो नहीं सकते, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। यही प्रश्न इस बार आपके पूछा था। तात्पर्य की जब बात करेगा नैदानिक, हम नैदानात्मक और उपचारात्मक को आगे विस्तार से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तात्पर्य की जब भी बात आएगी तो सिंपल सा एक ही तात्पर्य है, अधिगम में होने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता करना, बस। कारणों को दूर करना ये नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य नहीं है। ये किसका तात्पर्य है? उपचारात्मक शिक्षण का। ओके, चलिए, ये आपके आकलन के प्रकार पूरे हुए। अब इन्हीं के साथ हम पढ़ लेते हैं आकलन के प्रतिमान। इनको समझना, ये बहुत गहरे हैं। सबसे पहला प्रतिमान है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन। दूसरा है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन। के रूप में आकलन। और चौथा है अधिगम में आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। ये चार प्रकार के अधिगम के प्रतिमान, आकलन के प्रतिमान हैं। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन। समझो इनको क्या है। सबसे पहला आकलन, जैसे नाम से, इनमें नाम में ही है सब कुछ नाम में है। अधिगम का आकलन करना है, हमें इस बात का आकलन करना है कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है, बच्चे ने क्या सीखा है, इस बात का आकलन करना है। यानी कि किसका आकलन करना है? बच्चे के अधिगम का आकलन करना है। तो अधिगम का आकलन करोगे, कब होगा वो? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगा? नहीं होगा ना। कब होगा? शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर। तो ये आकलन कब होगा? शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर। शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात बच्चे ने कितना अधिगम किया है, इस बात का आकलन। बच्चे ने क्या सीखा है, इस बात का आकलन। बच्चे के अधिगम का आकलन। जोर देके नाम के ऊपर। ओके, जब शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर करेंगे तो ये किस आकलन के सदृश हो जाएगा?
योगात्मक के। तो प्रश्न पूछा जाए यदि अधिगम का आकलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? योगात्मक के। ठीक है, योगात्मक आकलन है, शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाता है। तो इस प्रकार के आकलन में दो चीज की बात करेंगे हम, एक अधिगम की रचना, अधिगम की रचना, और दूसरा आकलन की रचना, आकलन की रचना। मतलब क्या इसका समझो, यानी कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं कैसे पढ़ाऊंगा इस बात की रचना, और मैं जो आपका पेपर लूंगा वो कैसे पेपर होगा इस बात की रचना। समझ रहे? आपको पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होगा, मैं किस आधार पे पढ़ाऊंगा, मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे द्वारा ये अधिगम की रचना की जाएगी ना। आपका पेपर कैसा होगा, आपके प्रश्न पत्र कैसा होगा, इन दोनों के अंदर किसकी भूमिका सर्वाधिक रहेगी? किसकी रहेगी? अरे शिक्षक की रहेगी ना, या विद्यार्थियों की रहेगी? शिक्षक। आपको कैसे पढ़ाना चाहिए उसको निर्धारित कौन करेगा? मैं। आपका मूल्यांकन कैसे करना है, प्रश्न पत्र कैसे बनाना है, उस बात का मूल्यांकन निर्धारण कौन करेगा? मैं करूंगा। तो कहने का मतलब अधिगम तथा आकलन की रचना किसके द्वारा की जाती है? इसमें शिक्षक के द्वारा। विद्यार्थी मूक दर्शक होता है, विद्यार्थी की भूमिका जीरो होती है यहां पे। तो ये कहने का मतलब पूर्णतः कैसा आकलन है? शिक्षक केंद्रित आकलन। समझ गए? अधिगम का आकलन क्या है? पूर्णतः शिक्षक केंद्रित आकलन। ओके। दूसरा है अधिगम के लिए आकलन। अब यहां पे ये जो आकलन करना है ये किस बात के लिए करना है? विद्यार्थियों के अधिगम के लिए। अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि अधिगम नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे से अधिगम करवाना है, उसको बढ़िया से समझाना है। दिक्कत आ रही है तो दिक्कतों को पता करो और उसको दूर करना है। यानी कि हमें करना क्या है? विद्यार्थियों के अधिगम के लिए आकलन करना है। इस बात के लिए आकलन करना है ताकि बच्चों का अधिगम हो जाए। समझ रहे हैं? तो अधिगम के लिए आकलन कब होगा? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। वेरी गुड। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगा, यानी कि किस आकलन के सदस्य होगा? रचनात्मक। इस आकलन में अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेगा? कौन करेगा? शिक्षक ही करेगा। आपको कैसे पढ़ाना है इस बात की रचना कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा। आपको कैसे कैसे बीच बीच में प्रश्न पूछने हैं, रचना कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तो अधिगम तथा आकलन की रचना शिक्षक ही करेगा, लेकिन किसके आधार पर करेगा? विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर। विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर करेगा। समझ गए? पता चला विद्यार्थियों को समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत शिक्षण करवाने की या अधिगम करवाने की रचना को बदल डालेगा। पता चल रहा है विद्यार्थी टफ क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं तो तुरंत अच्छे टफ क्वेश्चंस की जगह मॉडरेट और इजी क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा ताकि विद्यार्थी प्रोत्साहित रहे। ऐसा ही था ना? तो कहने का मतलब पहला आकलन क्या था? अधिगम का आकलन। का आकलन यानी कि बच्चे ने कितना अधिगम किया इस बात का आकलन कब करेंगे? शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर। किसके सदस्य? योगात्मक। अधिगम तथा आकलन की रचना कौन? शिक्षक। दूसरा क्या है? अधिगम के लिए आकलन। के लिए करना है इसका मतलब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन करना है। किसके सदस्य? रचनात्मक के। अधिगम तथा आकलन की रचना करेगा कौन? शिक्षक। लेकिन किसके आधार पर? विद्यार्थी के फीडबैक के आधार पर। ओके। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि आकलन की प्रक्रिया को अधिगम का आकलन की जगह अधिगम के लिए आकलन करना चाहिए। ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इतना ही कहती है, वो अधिगम के रूप में आकलन की बात नहीं कर रही, वो अधिगम में आकलन की बात नहीं कर रही। जबकि अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। तो वो इनकी बात क्यों नहीं कर रही? वो इसकी बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था अभी इतनी मजबूत नहीं है। अभी हमारे पास संसाधन इतने अच्छे नहीं है, अभी हमारे शिक्षक इतने प्रशिक्षित नहीं हैं, अभी हमारी शिक्षण प्रक्रिया इतनी मजबूत नहीं है कि हम अधिगम के रूप में आकलन को लागू कर सकें। अधिगम के रूप में आकलन तो इतना जबरदस्त है, यदि आपको सही तरीके से समझ में आ गया तो आप कल से कोचिंग आना बंद कर दोगे।
कि ये तो अपना आप ही कर लेंगे हम, इसलिए इसको ढंग से नहीं समझाएंगे आपको। समझे? चलो, अधिगम के रूप में आकलन समझते, जैसे हम आरएस वगैरह की तैयारी करते थे ऐसे ही करते थे। एक बार कोचिंग बच्चा सब करता है, लेकिन आरएस जैसे एग्जाम की जब तैयारी करता है तो केवल कोचिंग से कुछ नहीं होता है, तो वहां पे आपको इस प्रकार के आकलन प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। इसके अंदर आकलन करना अधिगम के रूप में खुद का ही आकलन करना है। शब्दों में ही है सब कुछ, ध्यान रखना। पहला अधिगम का आकलन करना है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर। दूसरा अधिगम के लिए आकलन करना है ताकि अधिगम अच्छे से हो, यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तीसरा अधिगम के रूप में खुद का ही आकलन करना है। अधिगम करते जाओ और उसके रूप में आकलन करते जाओ। कैसे होगा ये? इसके अंदर एक छोटा सा, जैसे जनरली इसका जो कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों के लिए लाया गया है स्कूल के लिए, उसमें यह है कि एक छोटा ग्रुप होगा, विद्यार्थियों का एक छोटा ग्रुप होगा, प्रशिक्षित शिक्षक होगा, 20-25 का ग्रुप है, उसको टुकड़ों में बांटा जाएगा, 5-5, 6-6 के टुकड़ों में बांट दिया। तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो अधिगम करवाया जाता है वो सह अधिगम होता है, पीयर लर्निंग होती है। कौन सी होती है? पीयर लर्निंग, सह अधिगम, इंपॉर्टेंट। 5 या 6 बच्चों का ग्रुप बना दिया कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, इन इन चीज़ों को पढ़ना है, मिलके पढ़ना है। जैसे हम आरएस तैयारी करते थे तो हम यही करते थे कि 6 लोग 10 लोग हम जो साथ तैयारी करते थे, हम कहते कि आप देखो इस बिंदु के ऊपर रिसर्च करके आओगे और हम सभी 9 को बताओगे, आप इस पे करके आओगे, आप हम सबको बताओगे। एक टॉपिक पर रिसर्च करने में 15 से 20 घंटे लगते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। जैसे आप लोगों के लिए इनमें कहीं से कहीं ने हमने जो रिसर्च वगैरह की है, तो एक एक टॉपिक पर कभी कभार 25-25 घंटे भी लगे हैं। मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा के चला जाता हूँ और आपको वो सारी चीज़ समझ में आ जाती है। लेकिन जब पहली बार वो लाई गई थी तो उसके पीछे 20 घंटे लगे थे, ये आपको नहीं पता। तो ये जब इनके अंदर हमें ये डेवलपमेंट भी करना है बच्चों में कि ये खुद से रिसर्च करके चीज़ों को समझ सकें, तो इनको एक एक टॉपिक पकड़ा दिया कि आप इसके ऊपर रिसर्च करके अपना चीज़ तैयार करें और अपने साथी 5 बच्चों को बताओ कि इसका मतलब क्या है। ऐसे 6 टॉपिक्स को ये सब लोग मिलकर तैयार कर लेंगे, समझ रहे हैं? और एक टॉपिक पर जब 10 से 12 घंटे की रिसर्च होगी तो ज़बरदस्त होगी। रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, इसके अंदर रिसर्च के ऊपर बल दिया जाता है। रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, आपकी बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए। 6 के 6 बच्चे जो होंगे वो सेम अधिगम स्तर के होने चाहिए। इसके अंदर जो ये समस्या, इसी वजह से बात नहीं कर रहे हैं हम। यदि 6 में एक बच्चा कमज़ोर अधिगम स्तर का है या एक बहुत ज़्यादा उच्च अधिगम स्तर का है, तो वो ये सोचेगा कि यार ये तो मेरा शोषण हो रहा है यहाँ पे, तो ये सोचेगा यार मेरा तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे लगभग सिमिलर लर्निंग जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे होने चाहिए। उसके बाद में वो मिलकर आपस में आरएस में सामान्यतः मुख्य परीक्षा जब तैयारी कर रहे हैं तो सामान्यतः वो सारे एक ही अधिगम स्तर के होते हैं। ऐसे जब हम तैयारी करते थे तो हमारा अधिगम बड़े आराम से हो रहा होता है। अब बीच बीच में हमें आपस में खुद का ही आकलन करना है, पेपर बना के या क्वेश्चन, जैसे मान लो वो हिंदी वगैरह में विलोम शब्द वगैरह हम पढ़ते थे तो अलग अलग सबकी अलग अलग थ्योरी थी। मैंने कहा कि विलोम शब्द और ये पर्यायवाची हम पढ़ेंगे वो ऐसे पढ़ेंगे। हमने कुछ पेजेस लिए और उनकी फोटोकॉपी करवाई और हमेशा अपने जेब में रखते थे। जब भी जहाँ भी बैठते थे हमने उसको याद करना है और जहाँ भी मौका मिला कोई एक आदमी सबसे पूछेगा और पूछ पूछ के उसके बारे में हम इस प्रकार से तैयारी करते थे। तो वो जब बीच यहाँ हम बैठे हैं 5 लोगों से मैं पूछूंगा कि इसका बताओ, तुम इसका बताओ, तुम इसका बताओ, तुम इसका बताओ। तो सह अधिगम होने के साथ साथ आकलन क्या हो रहा है? सह आकलन, अपने सहपाठियों का आकलन कर रहे हो आप। अच्छा, सह आकलन के साथ साथ बच्चा ये भी देख रहा है कि यार इसको इतना आ रहा है, मेरे को तो यही नहीं आ रहा है, इसको इतना आ रहा है, मुझे तो यही नहीं पता। तो खुद का मूल्यांकन भी वो लगातार कर रहा है ना। जब आप इसको पूछ रहे हो, इसको आ गया, उसको नहीं आया, तो उसको तुरंत लगेगा कि यार गड़बड़े कहीं ना कहीं, मुझे ये चीज़ आनी चाहिए थी। तो सह मूल्यांकन होने के साथ साथ बच्चे का कौन सा मूल्यांकन हो रहा है? स्वयं मूल्यांकन। अधिगम के रूप में आकलन में अधिगम क्या होगा? सह अधिगम। सह अधिगम होगा तो इसके अंदर आकलन क्या होगा? पीयर असेसमेंट। सह आकलन होने के साथ साथ क्या होगा? स्वयं आकलन। अधिगम के रूप में खुद का ही आकलन, स्वयं आकलन। अब इसके अंदर यदि किसी की दिक्कत आ रही है, नहीं सीख पा रहा है, तो हम बीच के अंदर बैठ के हम ये करते हैं कि भाई आपके अधिगम में कठिनाई का कारण क्या है,
आप इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं कि आपको इसको ऐसे पढ़ रहे हो, फिर मैं कहता है देखो इसको ऐसे पढ़ा करो, बीच में यूं इस साइड में हाथ लगा दो और ये विलोम शब्द पढ़ते जाओ, जो याद नहीं हो रहा है उसको हल्का टिक करो। अलग अलग सबकी स्टाइल है, सब अपने अपने स्तर पर बता रहे हैं कि मुझे तो ऐसे याद हो रहा है। यदि दोबारा से याद नहीं हो रहा है तो उसका थोड़ा सा एक गहरा टिक करो। तीसरी बार में याद नहीं हो रहा है तो गोला कर लो। अब ये गोले गोले वालों को 4-5 बार रिवाइज कर लो और थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि जो सबसे टफ थे वो हमेशा के लिए याद हो गए, इजी थे, उनके अंदर वापस दिक्कत आने लग गई। तो ऐसे किस वजह से याद नहीं हो रहा है, उनके कारणों का पता लगा के उनको दूर करने का इसके अंदर भी प्रयास किया जाता है। तो इसका परीक्षण जो है बीच बीच में कौन सा चलता रहता है, इसमें नैदानिक परीक्षण। ठीक है। इस आकलन में अधिगम तथा आकलन की रचना कौन कर रहा है? अधिगम तथा आकलन की रचना शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर करते हैं। शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर। देखो हम बात कर रहे हैं 10वीं स्तर की, वो मैं बता रहा हूं आपको आरएस वाली जब हम तैयारी कर रहे थे वो अलग है। 10वीं में ऐसा ये 40 लोगों का ग्रुप रहेगा, 10-10 लोगों के ग्रुप्स बांटेंगे। टीचर कहेगा कि आप ये तैयार करो, आप ये करो, इनको पढ़ाओ। तो टीचर जो कहेगा उसके अनुसार उसके मार्गदर्शन में वो 10 बच्चे पढ़ेंगे। ये ऐसा होना चाहिए। तो इसके अंदर अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेंगे? शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर। तो कहने का मतलब ये कैसा आकलन हुआ? कैसा आकलन हुआ? विद्यार्थी केंद्रित। ओके। अधिगम के रूप में खुद का आकलन। कैसा आकलन है? अधिगम कैसा है इसके अंदर? सह अधिगम। आकलन कैसा है? सह आकलन। सह आकलन के साथ साथ स्वयं आकलन। परीक्षण कौन सा हो रहा है? नैदानिक परीक्षण। अधिगम तथा आकलन की रचना कौन कर रहा है? शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर। तो कुल मिला के किस प्रकार की प्रकृति हुई इसकी? विद्यार्थी केंद्रित। अगला देखो, अगला इतना खतरनाक है, आज तक बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि ये है क्या। अधिगम में आकलन। अधिगम के अंदर ही आकलन कर लेना है, अलग से आकलन करने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि आकलन करना ही नहीं है, मतलब उपचारात्मक तो साथ साथ हो ही जाएगा। प्रकृति आपसे पूछी जाती है, नैदानिक प्रकृति होगी, नैदानिक के साथ उपचारात्मक अटैच्ड रहती है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आकलन करना ही नहीं है। यहां तो कह रहे हैं कि खुद का आकलन करो, सहपाठियों का आकलन करो, यहां कह रहे हैं आकलन करो ही मत। किस बात की जरूरत है आकलन करने की? ये इस बात पर बल देता है, जैसे मान लो आप लोग पढ़े हैं अब तक, 7वीं क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, 10वीं क्लास में आप पढ़ के आए हैं। जब 7वीं या 8वीं में जब पढ़ते थे, सिंधु घाटी सभ्यता उस समय पढ़ी थी। जैसे ही 7वीं क्लास का टेस्ट आपका पूरा हो गया, फाइनल एग्जाम हो गए, वार्षिक परीक्षा, उसके बाद में आप ये कहते हो कि ठीक है अब ये सिंधु घाटी से लार छूटी, पीछा छूटा, ऐसे बोलते हैं ना। जब आप बीएससी करके आए हो, बीएससी के अंदर वो केमिस्ट्री वाला पेपर आपने जैसे ही दिया कि बस अब जिंदगी में कभी केमिस्ट्री से पल्ला नहीं पड़ेगा, हो गया काम। तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो? हमारी शिक्षण प्रक्रिया सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि हमें सही उत्तर लिखना है, बस इतना ही तो है ना। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम में जाकर सही उत्तर लिख दें। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि जो हमें शिक्षण करवाया जाए उससे हमारे अंदर हमारे इनर रिसोर्सेज डेवलप हो, हमारी वैचारिक प्रक्रिया डेवलप हो, हमारे विचार करने की शक्ति डेवलप हो, या हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं वो चीजें काम में आए, क्योंकि हमारी शिक्षण प्रक्रिया है ही ऐसी। शिक्षण प्रक्रिया में फोकस इस बात पर दिया जाता है कि सही उत्तर क्या है। इस पर फोकस करना चाहिए क्या? नहीं। सही उत्तर क्या है? मैंने सही उत्तर लिख दिया, उसके बाद में भाड़ में जाए जो मेरी पढ़ाई हुई। हम कहते हैं ये केमिस्ट्री वगैरह क्यों पढ़ते हैं? हम ये सही बात करते हैं क्योंकि हमारी मूल्यांकन की प्रक्रिया ही ऐसी है जो हमें ये बताती है कि आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है। अधिगम में आकलन जो है वो शिक्षण की प्रक्रिया के फोकस को सही उत्तर की बजाय किसकी तरफ ले जाती है? उपयोगी प्रश्न पर। यह प्रश्न पूछा जाता है, आकलन की ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण का फोकस सही उत्तर की बजाय उपयोगी प्रश्न पर किया जा रहा है? वो कौन सी होगी? अधिगम में आकलन। ये कहते हैं कि अलग से आकलन मत करो, आप मत पूछो बच्चे से कि सही उत्तर क्या है, इससे वो नहीं समझ पाएगा बेचारा, उसकी विचार प्रक्रिया नहीं बन पाएगी अच्छे से। आप तो उनके अंदर ये चीज डेवलप करो कि एक अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है, आपके दिमाग के अंदर क्या क्या प्रश्न पैदा हो रहे हैं, आप तो ये बताओ।
और यदि बच्चा अपने अंदर से, जैसे तीसरी क्लास में जो 3 साल का 2 साल का बच्चा प्रश्न पूछता है कि ये ऐसे क्यों है, ये सूरज ऐसे क्यों है, चंदा ऐसे क्यों है, पूछते हैं ना, वो जिज्ञासाएं आती है वहां से। जिज्ञासाएं जब आएगी, उसके सामने खड़ा शिक्षक सिर्फ माँ और पिताजी सिर्फ ये बताते हैं कि उसके अंदर, यदि वो बताएंगे नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम बता दें कि बेटा देखो ये ऐसे है, ये इस वजह से हो रहा है, ये इसमें, तो वो तुरंत सीखेगा। यदि अधिगम उसको परमानेंट करवाना है, सही करवाना है, तो उसकी तरफ से सिर्फ प्रश्न आने चाहिए। शिक्षक सामने सिर्फ परामर्शदाता के रूप में रहे और वो बताए कि ये इस वजह से होता है बेटा, ये इस वजह से होता है। आकलन करने की जरूरत नहीं है, केवल इंक्वायरी चलनी चाहिए। सामने से प्रश्न आएंगे, प्रश्न उनकी तरफ से होंगे, विद्यार्थी शिक्षक परामर्शदाता के रूप में उनको बताता रहेगा कि ये ऐसा यूं होता है, ये ऐसा यूं होता है, और बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछे। एक बार मैं 8वीं क्लास में पढ़ा रहा था, बीएड करने के दौरान, बीएड की थी मैंने, 2008-9 की बात है। तो 8th क्लास में पढ़ा रहा था मैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा रहा था। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मैंने कहा कि देखो ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत आ जाती है, फिर ये सूर्य की किरण अंदर आती है, ये पृथ्वी से टकराती है, जब ये वापस बाहर जाती है तो परत की वजह से बाहर नहीं जा पाती, टकरा के वापस अंदर आ जाती है। इससे जो ये टेम्परेचर है ये पृथ्वी का बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है। मैंने पढ़ा दिया, और मैंने जैसे पढ़ा लिया, बच्चों ने पढ़ लिया, उनको समझ में भी आ गया। जब एग्जाम में प्रश्न आएगा, बढ़िया से ये चित्र वित्र बना के उत्तर लिख के आ जाते। उनमें से एक बच्चे ने प्रश्न किया कि सर मेरा एक प्रश्न है, बताओ कि ये जो आपने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत चारों तरफ आ गई, इधर से ये किरण आ रही है और अंदर चली गई, फिर यहाँ टकरा के जब बाहर जा रही है तो बाहर नहीं जा पाती, जब ये बाहर जा नहीं पाती तो ये अंदर आई कैसे? मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी। उसको हमें यही करना है कि उनको ये सब चीजें दी जाए, वो पढ़ें, पढ़ने के बाद में वो उन जो चीज उनको समझ नहीं आए उसके संबंध में वो ऐसे प्रश्न पूछे कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, सर ये ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअल में आकलन ऐसे ही चलना चाहिए, एक्चुअल में शिक्षण ऐसे ही चलना चाहिए। बच्चे की तरफ से प्रश्न आए कि ये ऐसा क्यों हुआ, हम करवाते हैं कि याद कर लो बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है, बच्चा याद कर लेगा, ठीक है कर लेंगे, कुंजी वो रटते रहते थे, याद करते रहते थे, फिर लिख देते थे उत्तर, फिर नंबर आ जाते 95। उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया में सही उत्तर पे फोकस के बजाय उपयोगी प्रश्न पर फोकस होना चाहिए, और पूरी शिक्षण प्रक्रिया किस आधार पर चलनी चाहिए? पूछताछ के आधार पर, इंक्वायरी बेस्ड चलनी चाहिए। कोई आकलन होना ही नहीं चाहिए। जब इस प्रकार का अधिगम होगा, इस प्रकार से आकलन होगा, तो इसमें अधिगम तथा आकलन दोनों की रचना कौन कर रहा है? यहां पे विद्यार्थी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी डोर किसके हाथ में है? विद्यार्थी के में। प्रश्न क्या होंगे, वो भी डोर किसके हाथ में है? विद्यार्थी के हाथ में है। तो ये पूर्णतः क्या हो गया? विद्यार्थी केंद्रित आकलन। पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित आकलन। ये आपके आकलन के 4 प्रतिमान हुए। हम अभी दूसरी प्रतिमान में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश जो है, हमारे देश की शिक्षण प्रक्रिया जो है, वो अभी दूसरे में, उसके लिए भी जोर लगाया जा रहा है रोज कि अधिगम के लिए आकलन अपनाओ, अधिगम के लिए आकलन अपनाओ। वो भी नहीं अपना पा रहे हैं, अभी पहले में पढ़े हैं हम, जबकि चौथे तक जाना है। तो बताओ क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? अधिगम का आकलन। दूसरा, अधिगम के लिए आकलन। तीसरा, अधिगम के रूप में आकलन। चौथा, अधिगम में आकलन। अधिगम का आकलन कब होगा? शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर। किसके सदस्य? योगात्मक के सदस्य। अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेगा? शिक्षक। तो पूर्णतः क्या हुआ? शिक्षक केंद्रित आकलन। अधिगम के लिए आकलन कब होगा? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। किसके सदस्य? रचनात्मक आकलन के। अधिगम तथा आकलन की रचना करेगा कौन? शिक्षक। लेकिन किसके आधार पर? विद्यार्थी के फीडबैक के आधार पर।
अधिगम के रूप में आकलन करना है तो अधिगम क्या होना चाहिए? सह अधिगम। आकलन क्या होगा? सह आकलन। सह आकलन के साथ साथ स्व आकलन। परीक्षण कैसा? नैदानिक परीक्षण। अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करता है? शिक्षक तथा विद्यार्थी मिलकर। तो कैसा आकलन हुआ ये? विद्यार्थी केंद्रित आकलन। और अंतिम क्या है? अधिगम में आकलन, यानी कि अलग से आकलन करने की जरूरत नहीं है, अधिगम के अंदर ही आकलन करना है। तो इस आकलन में फोकस किस पर नहीं रहना चाहिए? सही उत्तर पर। किस पर रहना चाहिए? उपयोगी प्रश्न पर। ऐसे आकलन में सामान्यतः क्या चलता है? पूछताछ। इसके अंदर अधिगम तथा आकलन की रचना कौन करेगा? विद्यार्थी स्वयं करेगा। इसलिए ये क्या होगा? पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित आकलन।